हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो लास्ट वीडियो में जो सीबीएसई सैम्पल पेपर का जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व करवाए हैं आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, उसी के कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है। अब आपका सेक्शन सेकंड है, जो ये है सेक्शन सेकंड पार्ट ए का। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि पार्ट ए है एंड पार्ट बी है क्वेश्चन पेपर में इस बार जो आएगा। और उसमें पार्ट ए में सेक्शन 1 था जो हम कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक थे, सारे 1 मार्क क्वेश्चन थे। नाउ ये सेक्शन 2 है, ठीक है, ये वाला। इसमें आपके क्वेश्चन फ्रॉम 17 टू 20 हैं। ओके, और ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले हैं, और ये भी सब 1 मार्क के ही हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ, देखो, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 4 पार्ट्स। आपको यहाँ पर हर एक केस स्टडी में क्वेश्चन नंबर 17 इस केस स्टडी, 18, 19 एंड 20, ये चारों क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी वाले हैं। और चारों में ही 5 पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सेकेंड, ऐसी थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, तो उसमें से आपको 4 ही सब पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। मतलब जो भी 4 आपको आते होंगे वही 4 आप हर एक क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करेंगे, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन में। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं। देखो, आपको ये एक पिक्चर दी हुई है और इसमें आपको यहाँ पर एक पूरी केस स्टडी बताई हुई है। दैट अ मैथमेटिकल टीचर ऑफ क्लास 10th टुक देम टू शो द रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट दिखाने के लिए लेकर गए हैं। तो यही क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी में भी करवा रखे हैं सारे। तो ये फर्स्ट है जो अभी आपने देखा, उसी का ही हिंदी पार्ट है ये आपको बताया गया है कि एक स्कूल के गणित के शिक्षक ने लाल किले दिखाने के लिए 10वीं कक्षा के छात्रों को लिया है। यह उनकी शैक्षिक यात्रा का हिस्सा था। शिक्षक की रुचि इतिहास में भी थी। उन्होंने लाल किले के तथ्यों को भी सुनाया। शिक्षक ने कहा, इस स्मारक में कोई भी ठोस आकृतियों का संयोजन पा सकता है। 2 स्तंभ जो आकार बेलनाकार है। ठीक है, 2 स्तंभ है, आप देखोगे वो जो पिक्चर दी हुई है अभी लाल किले की, उसमें आपको ये बेलनाकार 2 स्तंभ है। और इसके अलावा 2 गुंबद है, ठीक है, जो अर्धगोलाकार है। ठीक है, 2 गुंबद है जो अर्धगोलाकार है, और केंद्र में 7 छोटे गुंबद है। अगर 7 छोटे गुंबद भी है, इसका मतलब वो भी अर्धगोलाकार ही होंगे। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह इन गुंबदों के पास होता है। तो ये आपका केस स्टडी का आपको बताया गया है कि इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे 2.5 मीटर के प्रत्येक त्रिज्या वाले बड़े गुंबद। अब गुंबद किस प्रकार के हैं? अर्धगोलाकार, है ना। आपको बताया गया है जो गुंबद है वो अर्धगोलाकार है। तो इसका मतलब जो 2 बड़े गुंबद हैं और उनकी अगर हमें त्रिज्या दी हुई है, तो उसको कवर करने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? इसका मतलब आपको जो अर्धगोला होता है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, और उसको आप 2 से गुणा कर देंगे, जिसमें कि हमें त्रिज्या बताई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है ये होगा। देखो, आपको निकालना था कपड़े की कितनी आवश्यकता है। ये क्लॉथ मटेरियल रिक्वायर्ड 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब 2 गुना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले गुंबद का। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ, वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। जो r आपको दिया हुआ था वो दिया है 2.5 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, वो आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ आपको ऑप्शन दिया होगा 78 पॉइंट, ये वाला जो होगा फर्स्ट, जो ये है बी पार्ट, 78.57 मीटर इज द आंसर। ओके, अब आप करेंगे इसी में ही सेकंड पार्ट है आपको जो दिया हुआ है, ये जो आपका केस स्टडी था। बेलनाकार स्तंभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो, बेलनाकार स्तंभ कैसे होंगे? बेलन के आकार के होंगे। ठीक है, उनका आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो जो आयतन हमारा बेलन का होता है वही होगा, वो होता है πr²h। ओके, फिर है 2 खंभों स्तंभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि स्तंभ की ऊंचाई 7 मीटर और आधार की त्रिज्या जो है 1.4 है। ठीक है,
तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है, 2πr/h, क्योंकि दोनों जो खंभे हैं वो किस शेप में है, बेलन के आकार के। ठीक है, तो बेलनाकार में, तो बेलन का जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और क्योंकि दो हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 1.4। ठीक है, और ऊंचाई भी आपको गिवन है 7। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 123.2 मीटर स्क्वायर। सो ये जो होगा इसका क्षेत्रफल होगा। आपको जो इसमें ऑप्शंस है उसमें आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बी पार्ट है। ठीक है, ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन है। आगे है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है अर्धगोले का आयतन कितना होगा यदि आधार की त्रिज्या इतनी है। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन आपका फॉर्मूला लगा लेंगे, 2/3 πr³। 2/3, आर की वैल्यू पता है 3.5 है। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ये आएगा 89.83, जो कि डी पार्ट है। इसी तरीके से अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो दिया हुआ था, दो अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाले आयतन का योग अनुपात 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक गोले के आयतन का क्या होगा। मतलब आपको एक त्रिज्या सेंटीमीटर वाले दो अर्धगोले का आयतन और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन का आपको अनुपात निकालना है। तो अगर आप देखोगे दो अर्धगोले का आयतन का योग कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि आपके पास दो अर्धगोले हैं, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 3πr³। ठीक है, इसको मैंने 1 ले लिया r1, क्योंकि ये इसका हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr² का क्यूब। इसका मैंने r2 ले लिया गोले का, इसका लिया है r1। ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या है। तो जब आप इसे करेंगे आप देखोगे जो अनुपात होगा आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर आप रखोगे जो दो अर्धगोले का आयतन था वो, और नीचे जो गोले का आयतन था। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे ये आ जाएगा 2 2 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, नीचे का 3 3 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, ये हो जाएगा r1/r2 का क्यूब। ठीक है, r1/r2 का क्यूब। अब इसमें r1 जो है आपको बताया गया 1 सेंटीमीटर है अर्धगोले की त्रिज्या, और जो गोले की त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। तो 1/2, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1:8 आएगा। ठीक है, तो 1:8 जो है वो यहाँ है, बी पार्ट। तो ये था आपके, यहाँ पर आपके 5 पार्ट से आपको 5 पार्ट्स के आंसर नहीं करने, आपको 4 के करने हैं। ठीक है, ये था आपका केस स्टडी का पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 होगा, वो ये है कृष्णा नगर के एक माध्यमिक विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्रों को उनकी बागवानी गतिविधि के लिए भूमि का एक आयताकार भूखंड आवंटित किया जाता है। गुलमोहर के पौधे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। निम्नलिखित कथन के दिखाए गए अनुसार भूखंड को के एक त्रिकोणीय घास लॉन है। छात्रों को भूखंड के शेष क्षेत्रफल पर फूलों के पौधों के बीज बोने हैं। एक मूल बिंदु लेते हुए प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन है इसकी मैं एक बार आपको फिगर दिखा देती हूँ जो दी भी हुई है। ये जो है ये इसकी फिगर है। ठीक है, कि एक इस तरीके से एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया ये आयताकार भूखंड है, और इसमें ही पौधे लगाए गए हैं 1 1 मीटर की दूरी पर इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पर एक त्रिभुजाकार एक आप यहाँ पर त्रिकोणीय घास का लॉन भी बनाया गया है। ठीक है, ये त्रिकोणीय जो है, तो ये आपको फिगर इसमें दी हुई है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये बताया गया है कि ए को अगर हम मूल ले रहे हैं, ये जो ए है इसको मूल मतलब मूल बिंदु मतलब जहाँ 0 और 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। ठीक है, दोनों के निर्देशांक 0। तो अगर हम ए को 0 मान रहे हैं तो ए के निर्देशांक क्या होंगे, तो अगर ए को हम मूल मान रहे हैं तो ए के निर्देशांक हमें पता है 0 0 ही होंगे। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा 0 0, जो पहला वाला है उसका हो जाएगा 0 0 जब हम ए के निर्देशांक निकालेंगे। फिर इसी तरीके से हमें निकालना है निर्देशांक पी के। तो पी के निर्देशांक अगर आप देखो, कब हम देख रहे हैं, जब हमारा ए जो है वो 0 0 है, मूल है। ठीक है, अगर ए 0 0 है तो हमारे पी के
आपको सेकंड वाले में निकालना है पी के निर्देशांक। तो आप पी के निर्देशांक देखोगे, ये एक्स एक्सिस हो गया जो कि 4 है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हो गया जो कि आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितना है, सॉरी ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6। तो 4 6 जो होंगे वो हो जाएंगे पी के निर्देशांक, ठीक है। तो पी के निर्देशांक हो गए 4 6। इसी तरीके से अब हमें अगले पार्ट में पूछा गया है आर के निर्देशांक, ठीक है। तो आर के निर्देशांक कहाँ है, आप देखोगे ये 6 है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अगर आप यहाँ से देख लोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है 5। तो आप देखोगे 6 5 जो है वो निर्देशांक होंगे आर के, ठीक है, 6 5। इसी तरीके से अब अगला पार्ट है कि आपको डी के निर्देशांक निकालने हैं। डी के निर्देशांक क्या होंगे, आप डी देखेंगे पहले, डी कहाँ है, ये वाला है डी। तो आप देखोगे यहाँ 10 है, 11 12 13 14 15 16, ये 16 होगा, ओके 16। एंड क्योंकि यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे नहीं है, ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ही चल रही है, तो इसलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा 16 0। तो यहाँ पर जो डी के निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे 16 0, ठीक है, ये वाला। अब आपको जो लास्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है अगर हमारा डी हम मूल ले लेते हैं, ठीक है, डी को अगर हम मूल ले लेते हैं तो पी के निर्देशांक निकालने हैं। तो डी को अगर हम मूल ले लें, ये अगर मूल है, मूल मतलब जहाँ पर आपको दोनों बिंदु 0 0 है, डी को अगर मूल लिया है तो आपको निकालने हैं पी के निर्देशांक इसके। तो देखो अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये पीछे माइनस में होंगे सारे, इसके आगे होंगे ना -1 माइनस ओ सॉरी 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है, एक्स एक्सिस में। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। तो इसका मतलब इस पी में ये एक्स एक्सिस तो -12 हो गया, ठीक है, और जो ये था 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 ही रहेगा। तो -12 6 जो होगा इसके निर्देशांक होंगे जब हम डी को मूल लेंगे, ठीक है। तो -12 6 इज द आंसर। ये आपका था सेकंड, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 17 केस स्टडी वाला। अब इसी तरीके से आपको अगला केस स्टडी वाला क्वेश्चन जो दिया है वो है ये, इसमें बताया गया है कि राहुल है जो 10th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, वह रविवार को इस पतंग को उड़ाने के लिए बना रहा है, ठीक है, ये जो ये काइट दी हुई है पतंग, इसको ये बना रहा है अभी, ठीक। पतंग उड़ाते समय उसके दिमाग में कुछ सवाल आए हैं, तो वो आकृति देखकर उन सवालों के जवाब बताने हैं, ठीक है। तो पहला है कि जो राहुल है वो जो स्टिक्स हैं, जो लाठी, अगर हम लकड़ी बोलते हैं या लाठी कुछ भी, तो किस एंगल पे बनाएगा एक दूसरे को, किस एंगल पे डालेगा, ठीक है, किस कोण में बांधेगा उनको। तो आप देखोगे दोनों, जो दोनों लकड़ियाँ हैं ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 90। अब है विच इज़ द सिमिलर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब यहाँ समरूप, समरूप त्रिभुज की कौन सी कसौटी लगेगी, समरूप त्रिभुजों की कौन सी कसौटी यूज होगी। तो समरूप त्रिभुज की कौन सी कसौटी है ये, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो ये वाली भुजा हमें छोटे वाले त्रिभुज की निकालनी थी, ऊपरी भाग वाले, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे ये वाला कोण कॉमन है और ये कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो आएगा SAS, मतलब भुजा कोण भुजा, ठीक है, दूसरे वाले में आएगा भुजा कोण भुजा। फिर आप तीसरे देखेंगे, अगर दो साइड जो है वो सिमिलर त्रिभुज की अगर वो 4:9 है तो उनके मीडियन, तो देखो जो भी ये आपकी प्रमेय है, इसके इसके अनुसार ये है कि अगर दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, ठीक है, तो उनकी जो माध्यिकाएं होता है उनका भी जो अनुपात होता है वो सेम ही होता है। तो इसका मतलब ये भी 4:9 होंगे। इनके हिंदी वाले क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा दूंगी।
फिर है इस त्रिभुज में एक भुजा को का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है तो पहली भुजा के सम्मुख का जो कोण है वो 90 डिग्री है। इस प्रमेय को हम कौन सी प्रमेय बोलते हैं? ये है पाइथागोरस का विलोम। ठीक है। फिर लास्ट है, आपको ये जो दिया हुआ है ये निकालना है कि आपको जो पतंग है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। अगर तुम्हें दोनों स्टिक दी हुई है, दोनों स्टिक की लेंथ दी हुई है, एक की 6 और एक की 8, तो आपको सीधा जो रोम्बस वाला फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ वो निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 48। ओके, तो ये हिंदी वाले क्वेश्चन जो है इसमें पतंग वाले जो थे वो हैं ये वाले। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक बार वो ये वाले क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ जिसमें हमने ए को मूल मानते हुए ए के निर्देशांक निकालते वो थे 0 0। फिर पी के निर्देशांक निकालते जो थे 4 6। फिर आर के निकाले थे जो थे 6 5। फिर उसके बाद जो था अगला था आपका डी के निर्देशांक जो आया था 16 0। फिर फिफ्थ पार्ट में था इसके पी के निर्देशांक निकालने थे, जब हम डी को मूल ले रहे हैं तो वो था -12 6। ओके स्टूडेंट, अब जो ये था ये पतंग वाला क्वेश्चन जो था केस स्टडी का, उसमें था कि अगर लाठी को एक दूसरे के साथ किस कोण में बांधेंगे तो 90। ठीक है, और कौन से समरूप त्रिभुज की कसौटी या नियम लग रहा है? SAS। ठीक है, और समरूप त्रिभुजों की अगर भुजाओं का अनुपात हमें दिया है तो उनकी माध्यिकाओं का अनुपात भी वही होता है। ठीक है, अगर 4:9 है तो 4:9 ही रहेगा। फिर यही आपको दिया था पाइथागोरस की जो विलोम वाली प्रमेय है ये वो है। फिर लास्ट में आपको दिया था कि इस पतंग के जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना था, तो 6 और 8 दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 हो गया 48। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इसलिए इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है केस स्टडी वाला वो आपको मैं बताती हूँ। ये आपको बताया गया है कि एक भारी तूफान के कारण एक बिजली का तार झुक गया है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र जो है मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। चित्र है ये, इस तरीके से ये जो तार है ये झुक गई है। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ है जिस जिस आकार में ये तार झुकी है, ठीक है, वह आकार कौन सा है? वह आकार कौन सा है? तो आप देखोगे वह आकार जो होगा वो होगा पैराबोला, हिंदी में इसे बोलते हैं परलव। ठीक है, परवलय है। अब इसमें ऐसे ही पूछा है बहुपद के शून्यांक कितने हैं, तो अगर आप देखोगे इस वाली फिगर में जो शून्यांक है वो कितने हैं? 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, जो भी हमारा एक्स एक्सिस पे आता है वही शून्यांक होता है, तो ये 1 और ये 2, तो कितने शून्यांक हो जाएंगे इसमें? 2 शून्यांक। ठीक है, अब है बहुपद के शून्यांक हैं कौन कौन से, तो आप देखोगे ये कहाँ कहाँ पे काट रहा है एक्स एक्सिस को। एक काट रहा है -1 पे, ठीक है, ये -1 है, और यहाँ आप देखोगे ये है 3, तो -1 और 3 पर ये इसे काट रहा है। ठीक है, फिर है आपको एक्सप्रेशन बताना है पॉलिनोमियल का, तो आप क्या करेंगे, आपको जब पता है एक -1 है और एक 3 है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? आप दोनों को एक बार गुणा करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, तो जो हम जनरल फार्मूला लगाते हैं ये हो जाएगा a प्लस बी, मतलब -3 और 1 को हम प्लस करके x और इन दोनों का गुणा, मतलब -1 गुणा 3। तो जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा -2, ये प्लस होता है सॉरी, यहाँ पे जनरल इक्वेशन में आ जाएगा -2x और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3। तो आप देखोगे ये सेकंड वाला जो है ये बिल्कुल ठीक है, सेकंड नहीं इसमें थर्ड आएगा, थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो लास्ट वाला पार्ट है इसका वो है कि अगर x की वैल्यू -1 रखें, ये हमारा बहुपद था, इसमें अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 0, क्योंकि इसका एक पॉलिनोमियल, इसका पहले से ही एक जो शून्यांक था वो था
-1, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा 0। इसी का ही मैं आपको हिंदी पार्ट बता देती हूँ। ये रहा। इसमें आपको सबसे पहले बताना था उस आकार का नाम लिखिए जिसमें ये तार मुड़ा था, तो वो था परवलय। बहुपद के कितने शून्यांक आएंगे? 2, क्योंकि आपने देखा था वो इस तरीके से था, यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह कटा हुआ है। बहुपद के शून्यांक आपने फिगर में देखा था -1 और 3 थे। उसकी अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन आपको बताना था, वो आ रहा था x² -2x -3। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। और ये हो जाएगा, जब x की वैल्यू हम -1 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या होगा? अगर आप इसमें रख कर देखेंगे इस बहुपद के अंदर, तो आप देखोगे वो आएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके केस स्टडी के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, जिसमें कि आपके 5 पार्ट होंगे। ठीक है, 2, 3, 4 और 5, जिसमें से कि आपको 4 ही अटैम्प्ट करने हैं। जो भी आपको 4 आते होंगे, हर एक क्वेश्चन में 17, 18, 19, 20 में आपको 4 ही पार्ट अटैम्प्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ